पटना की वो खूबसूरत लड़की जिसे भेड़ियों ने रौंद डाला। नेताओं की आंख में खटक रही थी कब मिलेगी और कब हम इसे नोचेंगे, खसोटेंगे और फिर अपने हवस को शांत करेंगे। तो कोठी नंबर 12 लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में उस समय जेल में थे। सल्फास के अंश पाए गए हैं। हमने क्या किया है इसको भी हम बताएंगे इस मामले में। और सीबीआई ने अपना चेहरा किस प्रकार बिगाड़ा, किसकी गवर्नमेंट थी केंद्र में और किस तरह से इस मामले में लिपापोती करके थू 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 थूकने का मन कर रहा है सीबीआई के नाम पर। ऐसे लोगों को तो अगर मैं रहता पावर में लटका देता। खामोश काहे हो मोटा भाई, और खामोश काहे हो बाबा, 8 बार 1 साल में आए हो। याद रखिए 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे, 13वें प्रधानमंत्री, और इसको सीबीआई ने आत्महत्या घोषित कर दिया। पटना की वो खूबसूरत लड़की जिसे भेड़ियों ने रौंद डाला। वे भेड़िए नेता थे, सामान्य नहीं थे। कोई मुख्यमंत्री का भाई था तो कोई वर्तमान का डिप्टी सीएम, इसके अलावा अन्य भी रसूख वाले लोग। सीबीआई ने किस प्रकार अपना चेहरा कलंकित किया। ऐसे लोगों को सच में आजीवन कारावास देना चाहिए, चाहे वो सीबीआई का डायरेक्टर हो, चाहे उस समय की गवर्नमेंट में रहने वाले लोग। दोस्तों, हम एक ऐसे मामले को बताने जा रहे हैं जिस पर हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ याचिका भी किया है। वह खूबसूरत लड़की अपने घर से निकलती है, साइकिल रिक्शे पर बैठती है, कोचिंग जाना था कंप्यूटर सीखने के लिए। तब तक पीछे से एक गाड़ी आती है, 4 व्हीलर, हॉर्न बजाती है। लड़की उधर देखती है, दोनों एक दूसरे को देख करके हल्का सा मुस्कुराते हैं, क्योंकि लड़की का जो दोस्त था गौतम सिंह, उसका मित्र था गाड़ी चलाने वाला। रिक्शे के बगल में गाड़ी खड़ी करता है, ले आता है धीरे धीरे और कहता है, शिल्पी कहाँ जा रही हो? शिल्पी ने कहा, कोचिंग। आओ हम छोड़ देते हैं। चूंकि दोनों की जान पहचान थी, उसके अजीज दोस्त का यह दोस्त था, इसलिए रिक्शे को कुछ किराया देती है और गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी कोचिंग की तरफ न जाकर दूसरे रास्ते को मोड़ देता है। उसने आपत्ति किया, इधर कहाँ जा रहे हो? कह रहे चलो अब वहाँ चलते हैं, गौतम तुम्हारा इंतजार कर रहा है, मैं इसीलिए तुमको सरप्राइज देना था। गाड़ी मुड़ जाती है फुलवारी शरीफ की तरफ। प्रेशर रोड का इलाका है। फुलवारी शरीफ को यदि देखा जाए तो वह एक गेस्ट हाउस है जिसका नाम है वाल्मीकि गेस्ट हाउस। गाड़ी वहीं रुकती है, शिल्पी को लेकर के जाता है, लेकिन गौतम वहां नहीं था। वहां कुछ भेड़िए, जिस्म को नोचने, खसोटने और इज्जत लूटने वाले भेड़िए पहले से तैनात थे। जैसे ही शिल्पी को देखा, प्यार से रिश्ता बनाना चाहा, लेकिन शिल्पी ने विरोध किया, वह टूट पड़े। तब तक इसकी सूचना गौतम को हो जाती है। गौतम कौन है? गौतम के पिता NRI हैं और लंदन में डॉक्टर हैं। दोस्तों, गौतम यहाँ अकेला रहता था। गौतम को राजनीति का चस्का लग चुका था और वह साधु यादव के नेतृत्व में राजनीति कर रहा था। साधु यादव कौन है? उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के भाई। यह घटना 1999 की है। 3 जुलाई की यह घटना है 1999। उस समय मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी और शिल्पी जैन 1998 में मिस पटना चुनी गई थी। समाचार पत्रों में खूब फोटो छपा था, जगह जगह स्वागत हुआ था। इसलिए शिल्पी के दीवानों की संख्या कम नहीं थी। पटना में कम से कम सभी पहचानने वाले हो गए थे। वह एक मॉडल के रूप में शुमार हो गई थी। नेताओं की आंख में खटक रही थी कब मिलेगी और कब हम इसे नोचेंगे, खसोटेंगे और फिर अपने हवस को शांत करेंगे। सपने में शिल्पी लगातार उनके आती रहती थी और वह दिन आ गया 3 जुलाई 1999 का। गौतम पहुंचता है। गौतम चूंकि जानता था वाल्मीकि गेस्ट हाउस, जो फुलवारी शरीफ का सुनसान इलाका था, ऐसे नेताओं का जमघट होता था और एक तरह से देखा जाए तो वह अय्याशी का अड्डा था। गौतम जाता है, शिल्पी को चिल्लाते हुए देखता है, रोकने का प्रयास करता है, जान की बाजी लगा देता है। अंततः वह टूट जाता है, क्योंकि भेड़िए शारीरिक रूप
और राजनीतिक रूप से इनकी काफ़ी पकड़ थी। गौतम को वह मार डालते हैं। शिल्पी की भी जान चली जाती है और कोठी नंबर 12 जो फ्रेशर रोड का विधायक निवास कहा जाता है, कोठी नंबर 12 के गैराज में एक गाड़ी है जिसका नंबर है BR1J 5001 से आप समझ रहे होंगे किसी VIP की ही गाड़ी होगी और उसी रसूख के आधार पर ऐसे नंबर प्राप्त किए जाते हैं। गैरेज नंबर 112 में दोनों की लाश अर्धनग्न अवस्था में पड़ी हुई है सीट पर। साहब, जब शिल्पी नहीं लौटती है अपने घर पर तो परिवार वाले परेशान होते हैं, खोजबीन करते हैं, कुछ पता नहीं लगता है, मोबाइल का वह युग नहीं था। फिर लोग गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं थाने में। तत्पश्चात 9 बजे थाने को किसी ने बताया, पुलिस को सूचना मिलती है कि साहब गैरेज नंबर 12 में एक कार है और कार में 2 लोगों के शव पड़े हुए हैं अर्धनग्न अवस्था में। पुलिस पहुंचती है। पुलिस के पहुंचने के साथ ही पहुंच जाते हैं राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने हो हल्ला मचाया, पुलिस को काफी डांट लगाया। चूंकि बहन मुख्यमंत्री थी, भाई सिकंदर था, सिकंदर की औकात को आप जानते ही हैं, सर्वे सर्वा था, जब चाहता था मुख्यमंत्री आवास में आता था, अधिकारियों को डांटता था। रसूख के बारे में कहना ही क्या, लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में उस समय जेल में थे, राबड़ी सर्वे सर्वा थी और दोनों बच्चे अभी उस तरह के होश हवास संभालने वाले नहीं थे। साधु यादव डांट पिलाता है और फिर उसके बाद एक आरक्षी बैठता है गाड़ी पर और उसे स्टार्ट करके ले जाता है थाने। पोस्टमार्टम होता है। चूक कहाँ हुई? ऐसे घटनाओं में आप स्टीयरिंग नहीं पकड़ेंगे, कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि फिंगरप्रिंट कहाँ आया है, फोरेंसिक जांच में क्या क्या पाया जाएगा, लेकिन वह सबूत तो मिट गया। पुलिस ने लाश भी उतार दिया, जबकि उस समय भी यह चीजें विद्यमान थी जिसकी जांच वैज्ञानिक पद्धति से की जानी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। पोस्टमार्टम होता है। पुलिस के अधिकारियों ने प्रथम दृष्टया ही इसे प्रेम प्रपंच का मामला बताया और सुसाइड बता करके लोगों का ध्यान दूसरी तरफ किया। मेडिकल होता है, यानी अंत परीक्षण में पटना का जो मेडिकल कॉलेज होता है वहाँ इसका मेडिकल होता है पटना के PMCH में, और उसमें बताया जाता है कि सल्फास के अंश पाए गए हैं। सल्फास एक ऐसा जहरीला पदार्थ होता है जो अनाज को बचाने में पाया जाता है और उसके खाने के बाद व्यक्ति मरता नहीं, बचता नहीं है, चिल्लाते चिल्लाते प्राण त्याग देता है। हमने क्या किया है इसको भी हम बताएंगे इस मामले में, और CBI ने अपना चेहरा किस प्रकार बिगाड़ा, किसकी गवर्नमेंट थी केंद्र में और किस तरह से इस मामले में लिपापोती करके थू करने का मन कर रहा है CBI के नाम पर। ऐसे लोगों को तो अगर मैं रहता पावर में तो लटका देता, ऐसा लटकाता, कानून के आधार पर लटकाता। आइए आगे भी सुनिए। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, मखनचुआ तू टिके रहना, मैं किसी का हूं नहीं। सत्य के आधार पर 19-20 तो बेटा होगा ही, मनुष्य हूं तो, लेकिन 18-20 नहीं होगा। मखनचुआ उसके बाद जानते हो क्या हुआ? इसकी और जांच जो विसरा इत्यादि की जांच है वह CDFD में जाती है हैदराबाद, यानी यह है फिंगर प्रिंटिंग एवं निदान केंद्र हैदराबाद। वहां से 25 दिन बाद एक रिपोर्ट आती है जिसमें यह पाया जाता है कि शिल्पी के जो निचले वाले वस्त्र थे उसमें सीमन पाया गया है और यह पाया गया है कि 1 से अधिक लोगों ने अपना मुंह काला किया है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर पटना सहित पूरे बिहार में बवाल मचता है। विपक्षी दल एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। इस घटना से सरकार बैक फुट पर होती है। राबड़ी देवी को विवश होकर के CBI जांच के लिए सिफारिश करना पड़ा। आप सभी इस बात से विज्ञ हैं कि सरकार सिफारिश करती है, प्रदेश की सरकार, गृह मंत्रालय भारत सरकार उसके लिए CBI को जांच सौंपता है। वही हुआ सितंबर महीने में, 3 जुलाई को यह घटना है। सितंबर महीने में CBI जांच की संस्तुति होती है। CBI ने इस मामले को, अपराध जो दर्ज था, सारी चीजें अपने कब्जे में लेकर के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जांच शुरू करता है। जांच शुरू करने में उसने जिन लोगों को नोटिस दिया
कि तुम्हारा टेस्ट होना है, उसमें है मनीष, पंकज, राकेश कुमार, अशोक यादव, एसपी सिंह, इनका ब्लड सैंपल लिया जाता है डीएनए टेस्ट के लिए। यह आराम से दे भी देते हैं, छान पगा नहीं तोड़ाते हैं। इसमें साधु यादव को भी नोटिस दी गई कि आपके ब्लड सैंपल की जरूरत है, क्योंकि इस मामले में आप पर संदेह के घेरे में आप हैं। इसलिए साधु यादव ने ब्लड सैंपल देने से मना कर दिया, कहा हम नहीं देंगे। अब जानने की बात यह है कि ब्लड सैंपल व्यक्ति की सहमति के आधार पर ही लिया जा सकता है। हम नहीं चाहेंगे तो पुलिस हमारा ब्लड सैंपल नहीं लेगी, लेकिन ऐसे मामलों में यदि आवश्यक है तो ब्लड सैंपल कैसे लिया जाएगा? बहुत से लोगों के डीएनए टेस्ट हुए हैं, उसमें पुलिस कोर्ट जाती है। यदि थाने का अन्वेषण होता है तो वह कोर्ट जाएंगे, सीबीआई अन्वेषण कर रही है तो वह कोर्ट जाएगी। लेकिन इस मामले में सीबीआई कोर्ट नहीं जाती है, साधु को बार बार नोटिस देती है, साधु नोटिस पर अपना ब्लड सैंपल नहीं देता है। एक और नाम आता है राकेश कुमार। राकेश कुमार को अब प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि यही राकेश कुमार सम्राट चौधरी है, जो वर्तमान का डिप्टी सीएम है, यह भी उस रेप में था। यही राकेश कुमार है। राकेश कुमार कह रहे हैं कि मैं नहीं था, वह कोई दूसरा था, वहां का हाजीपुर का कोई था। बहरहाल आइए साहब, थोड़ा और देर तक टिके रहिए। चेहरवा किसने किसने बिगाड़ा उन कमीनों ने, उनका भी नमूना सुन लीजिए। कुछ कमीने मर गए हैं, कुछ जिंदा हैं, और कुछ कमीनों की बात कर रहा हूं जिसको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। अभी भी कोई केस पुराना थोड़ा ही हुआ है, अभी भी जचवा हो सकती है। अभी भी बाबा चाहेंगे ना तो जचवा हो जाएगी, मोटा भाई चाहेगा तो जचवा हो जाएगी। खामोश काहे हो मोटा भाई, और खामोश काहे हो बाबा? 8 बार 1 साल में आए हो बिहार में, खामोशी क्यों? उस समय जब घटना हुई थी तो कारगिल युद्ध चल रहा था। आइए साहब, अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी, और देखा जाए तो उस समय कारगिल युद्ध 1999 में 3 मई से 26 जुलाई तक चला, और यह घटना 3 जुलाई की है। कारगिल युद्ध उधर चल रहा था, और इधर कारगिल का एक विभत्स चेहरा और घिनौना चरित्र बिहार के पटना में कारित हो रहा था। अब सीबीआई ने साधु को बार बार कहा, लेकिन साधु ने अपना सैंपल नहीं दिया। अब सीबीआई का काम था कि वह कोर्ट जाती और कहती कि साहब इसलिए जरूरी है डीएनए टेस्ट। कोर्ट आदेश कर देती है और पटक करके डीएनए टेस्ट लिया जाता है। नहीं मानोगे, सीधे उंगली से अगर घी नहीं निकलेगा तो टेढ़ा करके निकालेंगे। नहीं मानोगे तो पटक पटक करके कचार कचार के तुम्हारा डीएनए टेस्ट कराएंगे हम। लेकिन साधु तो सिकंदर था ना, जिसकी बहन अंदर उसका भाई सिकंदर, करोगे क्या? और सिकंदर का सिकंदर कौन था? अब उस समय तो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। याद रखिए 22 मई 2004 को मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बन गए थे, 13वें प्रधानमंत्री, और इसको सीबीआई ने आत्महत्या घोषित कर दिया। यानी 2004 के अंत में मनमोहन सिंह का रिज्यूम था, इधर राबड़ी देवी की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस ने समर्थन देकर के गवर्नमेंट को बनवाया था। राबड़ी देवी का यह तीसरा कार्यकाल था, और फिर इसमें दोनों की मिली भगत से देखा जाए तो प्रथम कार्यकाल रहा इनका, राबड़ी देवी का 25 जुलाई 1997, जब लालू यादव जेल चले गए थे चारा घोटाले में, कांग्रेस का समर्थन था। दूसरा कार्यकाल आता है 9 मार्च 1999, कांग्रेस का ही समर्थन। और तीसरा कार्यकाल 11 मार्च 2000 से 6 मार्च 2005 तक, यह तीसरा कार्यकाल था। मनमोहन सिंह तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री बन चुके थे, अटल बिहारी वाजपेयी का अवसान हो चुका था, मई में सत्ता परिवर्तन हो चुका था 2004 में। मनमोहन सिंह इधर मनमोहन सिंह और उधर राबड़ी देवी, दोनों का गुटुरगू और यह समर्थन। लेकिन उसके बाद मनमोहन सिंह का कार्यकाल 2014 में खत्म हुआ, 14 में बाबा आ गए। बाबा 8 बार आए बिहार में। मैं कोई बाबा से, हमारी दुश्मनी नहीं है, चाहे यूपी के बाबा से चाहे केंद्र के बाबा से, लेकिन मुद्दों के आधार पर डट करके मैं अपनी आंख कड़ा करके कहूंगा, ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण से अभिप्राय जातीय नहीं, मैंने बताया है कई बार। ब्राह्मण का मतलब चरित्र, ब्राह्मण का मतलब स्ट्रांग कैरेक्टर, ब्राह्मण का मतलब
जो चट्टानों के आगे भी न झुके, ब्राह्मण का मतलब जो सच को सच कहे, ब्राह्मण का मतलब जो काल से भी न डरे। मैं कह रहा हूं, अब भी जांच करवा दीजिए। अब मैंने क्या किया है, अब इसके बाद क्या हुआ और सुनिए, थोड़ा सा और रुक जाइए। अब इस मामले में चूंकि इंतजार नहीं किया गया, पोस्टमार्टम हो गया खट से, उनके पिता लंदन से आए तब तक सब काम खत्म हो गया था। अस्थियां मिल गई, 2-4 मिल गई होंगी, अपना जा करके रोग आकर के कुछ लिखा पढ़ी किए, अंत में नियति मान करके वे खामोश हो गए। लेकिन इस मामले में यदि देखा जाए तो शिल्पी का परिवार रोया गया। पटना में क्लोजर रिपोर्ट जब सीबीआई लगाती है तो पटना उच्च न्यायालय में प्रशांत जैन ने सीबीआई के इस क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ रिट याचिका आयोजित किया। रिट याचिका आयोजित करने के साथ ही उसका अपहरण होता है। अपहरण होने के बाद कुछ दिन तक वह ऐसे ही गायब रहता है। तत्पश्चात स्वयं आता है, होठ सिल गए, जुबान को लकवा मार गया, कुछ कहने की उसकी सामर्थ्य खत्म हो गई और यह मामला सदा सदा के लिए ठंडे बस्ते में चला गया। प्रशांत किशोर ने आज इस मामले को उठाया है। मैं प्रशांत से भी सवाल करना चाहूंगा कि आप पढ़े लिखे युवा थे, समझदार थे, क्या आपने कलम चलाया है इसके पहले? क्या आवाज उठाने के समय तक प्रशांत आपने क्या कलम चलाया है, किसी को लिखा पढ़ी किया है? आप कहेंगे मेरा पावर नहीं था। पावर मेरे पास कौन सा पावर है? मैंने कलम चलाया है दोस्तों। यह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक याचिका किया है, महामहिम राष्ट्रपति जी को, सुलभता के लिए मैं वह दे देता हूं। याचिका है PRSEC/E/0057-351। देखता हूं क्या होता है, लेकिन हाथ पर हाथ रख करके मैं नियति का दोष मान करके बैठा नहीं रह सकता। कुछ तो करूंगा, क्योंकि आने वाले समय में हमारे वंशज, हमारी पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी, अंकल जी आपने क्या किया था उस पर। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। शिल्पी और उसका मित्र गौतम हत्याकांड आज फिर से ताजा हो गया है बिहार विधानसभा चुनाव में। क्या बाबा, केंद्र वाले बाबा, सन्यासी बाबा और मोटा भाई इस मामले में सीबीआई और जानना चाहेंगे ना कौन थे, इसको भी जान लीजिए। यह थे यूएस मिश्रा। पता नहीं है जिंदा है कि मर गया। यूएस मिश्रा उस समय बताते हैं कि इनका कार्यकाल था दिसंबर 2003 से 6 दिसंबर 2005 तक। यह सीबीआई के डायरेक्टर थे यूएस मिश्रा। हमें लगा कि योगेंद्र सिंह रहे होंगे, लेकिन योगेंद्र सिंह नहीं रहे, यह रहे हैं। पता नहीं है जिंदा है कि, थोड़ा हमको बताइएगा जिंदा है कि मर गए हैं। अगर जिंदा होंगे तो एक बार इनको भी वीडियो भेजूंगा और बताऊंगा रात को नींद कैसे आती है तुम्हारी। इस पाप का दंड तुम्हें मिला कि नहीं मिला? पाप का दंड तो सबको भोगना ही पड़ेगा अपने अपने कर्मों का। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का दंड आपको भोगना पड़ेगा। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। इस मामले में जो भी अपडेट होगा आप तक बताऊंगा। नमस्ते, शुभकामना।